चलिए बताइए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? हाँ, सौर मंडल। हाँ, सौर मंडल कहते हैं उसको, सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन बताइएगा, सौर मंडल में सूर्य का द्रव्यमान कितना % है? 99। सही है, 99.97%। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब तारे का द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो इस स्थिति में तारे का बाह्य कवच सिकुड़ने के दौरान विमोचित ऊर्जा के कारण विस्फोट के साथ ध्वंस हो जाता है। इसके कारण आकाश बहुत दिनों तक जगमगा उठता है। ऐसे विस्फोटक तारे को क्या कहते हैं? श्वेत वामन भी है वो सर। इसे नव तारा या अभिनव तारा। हाँ, वो अलग है। ये अभिनव तारा है या नव तारा, नोवा या सुपरनोवा। हाँ, अभिनव तारा, सुपरनोवा। बहुत लिखा गया अभिनव। अभिनव, हाँ अभिनव ही देता है। अगला क्वेश्चन है, जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो तो इस स्थिति में तारे का बाह्य कवच प्रसारित होकर अंततः लुप्त हो जाता है और केवल तारे का क्रोड बचा रहता है और निरंतर सिकुड़ता चला जाता है। सिकुड़न के कारण तारे का आंतरिक ताप बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हीलियम लगते हैं। हीलियम में संलयन के परिणाम स्वरूप विमोचन ऊर्जा के कारण यह क्रोड कौन से तारे के समान चमकने लगता है? सही है, श्वेत वामन तारा। ठीक है। श्वेत वामन तारा तब तक चमकता रहता है जब तक कि इसके समस्त हीलियम का उपयोग न हो जाए। हीलियम के चूक जाने के बाद कौन सा तारा बन जाता है? सही है, कृष्ण वामन तारा, ब्लैक ड्वार्फ स्टार। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लगभग कितना प्रतिशत तारों का अंत कृष्ण वामन तारा से की तरह से होता है? 90%। हाँ, 90%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव तारा विस्फोट के पश्चात केवल क्रोड बचा रहता है जो निरंतर सिकुड़ता चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण वाला क्रोड को संपीड़ित कर उसके पदार्थ का घनत्व असीमित मात्रा में बढ़ा देता है। संघनित पदार्थ का यह पिंड क्या कहलाता है? यह कहलाता है न्यूट्रॉन तारा। हाँ, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है। और भारी न्यूट्रॉन तारे में अधिक मात्रा में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाता है। ऐसे अत्यधिक घनत्व के पदार्थ युक्त पिंड को कहते हैं कृष्ण छिद्र। हाँ, ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारों का वर्गीकरण उनके भौतिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे ताप हो गया, द्रव्यमान हो गया। हाँ, ठीक है। वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम, ताप, आकार और चमक के आधार पर तारों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चमक के आधार पर
तारे के 3 वर्ग में बांटा गया है, कौन कौन? उच्च है, मध्यम है, उच्च मध्यम। हाँ सही है, तीव्र चमकीले तारे, मध्यम चमकीले तारे और कम चमकीले तारे। ठीक है, तारे का जीवन काल उनके द्रव्यमान तथा चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही सही है, उतना ही कम होता है। ठीक है, वर्णक्रम के आधार पर तारों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? वर्णक्रम के आधार पर 7, हाँ 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हाँ O B A F G K M ये घटते हुए तापमान के क्रम में होते हैं। ठीक है, और सूर्य एक जी प्रकार का तारा है जिसके तीव्रतम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितना है? 550। हाँ ठीक है, 550 नैनोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे पोल स्टार कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किसका एक सदस्य है? किस तारा समूह का एक सदस्य है, बताइए। यह है ध्रुव मत्स्य तारा समूह का, हाँ ध्रुव मत्स्य तारा का एक समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी कितना प्रकाश वर्ष में है? 4.22। ठीक है, अल्फा सेंचुरी की दूरी, हाँ सही है, 4.35। ठीक है, और साइरस की दूरी, हाँ 8.60। ठीक है, हाँ सब प्रकाश वर्ष में है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? सही है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन? आंतरिक ग्रह, हाँ सही है, आंतरिक या पार्थिव ग्रह है ना, इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है, इनर प्लैनेट के अंतर्गत कौन कौन शामिल किया जाता है? हाँ सही है, ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, बाह्य या बृहस्पति ग्रह में, हाँ सही है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण को शामिल किया गया है बृहस्पति ग्रह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, जीवों की शक्ति का मुख्य स्रोत कौन है? हाँ सूर्य, हाँ सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा ही जीवों की शक्ति का मुख्य स्रोत है। ठीक है, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी कितना प्रकाश वर्ष है? हाँ दुग्ध मेखला, हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य की अनुमानित दूरी कितना प्रकाश वर्ष है? 3200, हाँ सॉरी 32,000, हाँ 32,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, हाँ 32,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य कितना गति से आकाशगंगा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है? हाँ ठीक है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। सूर्य का परिक्रमण काल कितना करोड़ वर्ष है? 25। हाँ सही है, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, 25 करोड़ वर्ष। ठीक है। और इस अवधि को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। परिक्रमण है सर। ब्रह्मांड वर्ष। हाँ ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं, कॉस्मोस ईयर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, कौन से दो ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हैं? ठीक है, शुक्र और अरुण। ठीक है, हाँ सही है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, और बाकी सभी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज परिभ्रमण करते हैं। ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में और ध्रुवीय भाग कितने दिनों में एक घूर्णन करता है? हाँ सही है, मध्य भाग 25 दिन में और ध्रुवीय भाग 35 दिन में। ठीक है। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्या कहलाता है? हाँ सही है, क्रोड कहलाता है। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर क्रोड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रोड के ठीक ऊपर का स्तर क्या कहलाता है? क्रोड के ठीक ऊपर की स्तर कहलाता है, हाँ सही है, समवाहक घेरा है ना, समवाहक घेरा यानी कि कनेक्टिव लेयर कहलाता है, कनेक्टिव लेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है क्या कहलाता है? सही है, फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल कहलाता है। ठीक है। सौर मंडल के भी कई स्रोत हैं, जैसे सौर मंडल के भी 2 स्रोत हैं, दोनों का नाम बताइए। सौर वायुमंडल के 2 स्रोत हैं, एक है वर्णमंडल है ना, और दूसरा है क्रीट या कोरोना है ना, क्रीट या कोरोना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्णमंडल स्तर के पीछे सूर्य का प्रभामंडल युक्त क्रीट या कोरोना होता है। अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला क्रीट या कोरोना कौन सा किरण विकिरणित करने की क्षमता रखता है? सही है, एक्स किरण। प्रकाश मंडल के ऊपर का स्तर कौन सा मंडल होता है? वर्णमंडल। हाँ वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य की सतह पर कुछ काले धब्बे दिखलाई देते हैं, ये वास्तव में धब्बे नहीं है बल्कि सूर्य के चारों ओर चलते हुए गैसों के खोल हैं, जिनका तापमान आसपास के तापमान से कितना डिग्री सेल्सियस कम होता है? सही है, 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, जब सूर्य में धब्बा दिखलाई देता है तो उस समय पृथ्वी पर कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है? सही है, ठीक है, चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होता है, जिसे रेडियो, टीवी, बिजली से चालित सभी मशीनों में गड़बड़ी आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य धब्बों का एक पूरा चक्र कितना वर्षों का होता है? 22। हाँ 22 वर्षों का।
है ना। पहले 11 वर्षों तक यह दबाव बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह दबाव घटता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, सूर्य का व्यास कितना है? पृथ्वी से 110 गुना ज्यादा है। किलोमीटर में बताइए, किलोमीटर में। 32,000। हाँ सही है, 13,92,000 है ना। ठीक है, लगभग 14 लाख के है ना। अब पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है व्यास उसका? 110 गुना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का घनत्व कितना है? हाँ सही है, 1.41 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का जीवन काल कितना अरब वर्ष है? सही है, 10 अरब वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य में हीलियम कितना % है? हीलियम सही है, 26.5% है। और हाइड्रोजन कितना है? सही है, 71% है। ठीक है। क्यों जरा पंखा बंद में तो लटक गए। चलिए, अगला क्वेश्चन बताएगा, अंतरिक्ष संबंधी नामकरण के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के प्राग सम्मेलन 2006 में सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन? ग्रह, पौने ग्रह, परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, लघु सौरमंडल पिंड। ठीक है, परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडल पिंड। ठीक है। बौने ग्रह में कौन कौन आता है? चलिए ठीक है, प्लूटो, चेरोन, सेरस, जेना, 2003 यूबी 313। ठीक है। परंपरागत ग्रह में कौन कौन आएगा? 8 ग्रह। नाम बताइए, नाम बोल दीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति एवं गुरु। हाँ ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के नवीनतम परिभाषा के अनुसार ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो 3 शर्तों को पूरा करते हैं। 3 शर्त कौन कौन है? ठीक है। हाँ, अपना प्रकाश हो, वो तो अपना प्रकाश कैसे होगा ग्रह का? हाँ, उनका द्रव्यमान कम से कम इतना हो कि उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार लगभग गोल हो गया हो। ठीक है। और वह अपने पड़ोसी पिंडों की कक्षा को नहीं लांघता हो। ठीक है। ग्रह के लिए प्रयुक्त होने वाली शब्द प्लेनेट, ग्रीक शब्द प्लेनेट्स से बना है। प्लेनेट्स का अर्थ क्या होता है? सही है, हाँ, घुमक्कड़। ठीक है, घुमक्कड़ या यायावर। ठीक है, वानरर, घूमते रहने वाला, कभी रुकने वाला नहीं। चलिए बताएगा, प्रकाश मंडल का ताप बताना है, कितना होता है? सही है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। वर्ण मंडल का ताप 32,400, हाँ 32,400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब करोड़ का ताप कितना होता है? सही है, 1,50,00,000। ठीक है। क्रीट या कोरोना का ताप
27 लाख। 27 लाख, ठीक है। आगे से पढ़ लीजिए 65 66। इसमें ऑब्जेक्टिव है। हाँ, एक पेज है। चलिए बताइएगा, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? लेवोजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कौन सी अवस्था शामिल नहीं है? कौन है नाम? हाँ ठीक है, कोलाइडल। भाई ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगला क्वेश्चन बताइए, विज्ञान के संदर्भ में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? ऑप्शन देते हैं, बताइएगा। इसकी संरचना नियत होती है, यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है, इसके भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है, किसी मिश्रण के घटक उनके गुणों को बनाए रखते हैं। हाँ ठीक है, मिश्रण का नहीं है, यह यौगिक का है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है, मिश्रण नहीं है, यौगिक है। हाँ, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हवा एक है क्या? मिश्रण, ठीक है। हाँ, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? कार्बन। सही है, कार्बन। हाँ बाई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन बताना है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन देते हैं, ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। किसमें? हाँ, कांच मिश्रण, ग्रेफाइट मिश्रण नहीं है, ठीक है। हाँ, ग्रेफाइट एलिमेंट है, तत्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? ऑप्शन है 3, समुद्री जल, मृदा, वायु। 3, ठीक है। पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? सही है, जॉन डाल्टन। ठीक है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया? सही है, जे थॉमसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सही है। द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ठीक है, ऋणावेशित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? हाँ, विपरीत गुण होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का विपरीत क्या होगा? पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रतिकण। हाँ, तो प्रतिकण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ठीक है, पॉजिट्रॉन। अगला क्वेश्चन है,
किसी पदार्थ में मुक्त खाली स्थान की उपस्थिति से विद्युत का सुचालक बनाती है? हाँ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण बोसोन का संबंध किस नाम से है? बोसोन, सही है, एसन बोस, ठीक है। इसमें बाई ऑप्शन बहुत है, अपने बनाने लायक है, ठीक है। क्वेश्चन सब अच्छा है और सब समझ के बनाने लायक है, रटने लायक है ये नहीं है, ठीक है। हाँ, बाई ऑप्शन। चलिए बताइएगा, आइसोटोप्स के रासायनिक गुण ऑप्शन देते हैं, समान होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, समान होना आवश्यक नहीं है, भिन्न होना आवश्यक नहीं है, ठीक है, समान होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटियम ड्यूटेरियम किसके प्राकृतिक रूप से? सही है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, ठीक है। संभारिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भिन्न होता है, न्यूट्रॉन सबके समान होता है। परमाणु भार के केस में बताइएगा। परमाणु भिन्न होगा और जो परमाणु क्रमांक समान होगा, क्या होगा? संभारिक में समान होगा, इलेक्ट्रॉन भिन्न होगा, क्रमांक भिन्न होगा, सही है। संभारिक समान भार संख्याएं और भिन्न परमाणु संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भी बोला जाता है, सब न्यूट्रॉनिक भी बोला जाता है, वो न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगा तब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक से ज्यादा द्रव्यमान हाँ, एक से ज्यादा, फिर से सुनिए, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? ऑप्शन देते हैं, भिन्न परमाणविक क्रमांक तथा भिन्न परमाणविक संहति, भिन्न परमाणविक क्रमांक, सी में एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न, सही है, ठीक है, एक जैसी परमाणविक क्रमांक। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? 4 प्रकार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या के लिए कितने मान संभव है? 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसी परमाणु की परमाणुक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का परमाणुक संख्या, ठीक है, ये परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ऑप्शन देते हैं, क्वथनांक, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? क्लोरीन, ठीक है, बाई ऑप्शन है, चलवे करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, बोरॉन, ठीक है, मैग्नीशियम। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना से अधिक है? कोबाल्ट, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना से अधिक है? पोटेशियम, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? एल्युमिनियम, ठीक है। रदरफोर्ड का पतले स्वर्ण पर्ण पर अल्फा कण परिकिरण प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? सही है, परमाणु नाभिक, ठीक है।
किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुइक संख्या 11 है, तो उसमें कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन और कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 10 11 10। 11 12 11। हाँ, 11 12 11 है ना। 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते? परमाणु संख्या तो 10 होगा। ठीक है। अगला है, कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं तो उनकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है, तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6। ठीक है, ये तो सब तो पूछने लायक नहीं है। निम्नलिखित किन कणों के कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन मेसॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। द्विप्रकृति पाई जाती है ना। मेसॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। किन कणों में कणीय तरंग की प्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, इसी तरह से खत्म करना है। आगे पढ़ लीजिएगा इसमें 94 तक। खड़े एक पेज जितना है उतना। पहले इसको क्या कीजिए, आप लोग बना लीजिए, है ना। उसके बाद कम कम चलेगा, लेकिन समझ के पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, एक शरीर की कोशिकाओं से वर्ज्य या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? सही है, ठीक है, उत्सर्जन। हाँ, एक्सपायरेशन। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में निम्न कौन कौन से अंग आते हैं? हाँ सही है, वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, यकृत और आंत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन होता है? वृक्क होता है। ठीक है। और कितना संख्या होती है वृक्क की एक मनुष्य में? 2 होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में वृक्क कितना इंच लंबा होता है? हाँ, 4 से 5 इंच लंबा होता है। और चौड़ा कितना होता है? सही है, 2 इंच चौड़ा। ठीक है। और मोटा होता है? सही है, 1.5 इंच मोटा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क यानी किडनी का भार लगभग कितना ग्राम? सही है, 140 ग्राम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृक्क की भीतरी अवतल सतह क्या कहलाती है? वृक्क की भीतरी अवतल सतह क्या कहलाती है? हाँ, वृक्क की भीतरी अवतल सतह कहलाती है हाइलम। हाँ, हाइलम कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वृक्क को लंबवत काटने पर यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है। बाहरी भाग जो अपेक्षाकृत पतला होता है क्या कहलाता है? सही है, कोर्टेक्स कहलाता है। जबकि भीतरी मोटा 2/3 भाग क्या कहलाता है? सही है, मेडुला कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेडुला शंकुरूपी रचनाओं से भरा होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मेडुला शंकुरूपी रचनाओं से भरा होता है, उसे कहते हैं पिरामिड। हाँ, पिरामिड कहते हैं। पिरामिड ही कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है,
ब्रिक पेल्विस से एक लंबी तथा संकरी वाहिनी निकलती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, मूत्रवाहिनी। उसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, यूरेटर। अगला क्वेश्चन बताएगा, प्रत्येक वृक्क से लगभग कितना सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं? हाँ, 1,30,000 वृक्क नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं होती है, उसी को कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है। नेफ्रॉन को और क्या कहा जाता है? हाँ, उत्सर्जन इकाई। हाँ, उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है, एक्सक्रीटरी यूनिट्स भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्यालीनुमा रचना होती है, उसे क्या कहते हैं? सही है, उसे वोमेन संपुट कहते हैं, वोमेन संपुट। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, वोमेन संपुट से सूक्ष्म कुंडलित नलिका निकलती है जो सीधी होकर वृक्क पेल्विस में प्रवेश करती है। इसके पश्चात यह नलिका चौड़ी होकर एक पास बनाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेनले लूप। हाँ, हेनले लूप कहते हैं उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, हेनले लूप के बाद नलिका फिर वृक्क के कोर्टेक्स भाग में चली जाती है। कोर्टेक्स भाग में यह फिर से कुंडलित हो जाती है और तब यह एक बड़ी वाहिनी में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं? नहीं, उसे कहते हैं संग्राहक वाहिनी। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं उसको, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, संग्राहक वाहिनी। अगला क्वेश्चन, संग्राहक वाहिनी एक सीधी नली होती है जिसमें एक नेफ्रॉन की नलिकाएं खुलती है। यह द्रव की वृक्क पेल्विस में लेकर जाती है। यही संग्राहक वाहिनियां वृक्क एक वाहिनी रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मूत्रवाहिनी। हाँ, मूत्रवाहिनी, और जो मूत्राशय में खुल जाता है। ठीक है, मूत्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन है, वृक्क में रुधिर की आपूर्ति। महाधमनी से वृक्क धमनी रुधिर को वृक्कों के भीतर ले जाती है। प्रत्येक वृक्क में वृक्क धमनी प्रवेश करने के बाद अनेक पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कौन सी धमनिकाएं कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं वृक्क धमनिकाएं। हाँ, वृक्क धमनिकाएं। ठीक है। और यही वृक्क धमनिकाएं प्रत्येक नेफ्रॉन के वोमेन संपुट में प्रवेश करती है, उसे कौन सी धमनिका कहते हैं? अभिवाही धमनिका। हाँ, अभिवाही धमनिका। ठीक है। आगे है, अभिवाही धमनिका बार बार विभाजित होकर महीन कोशिकाओं का एक गुच्छ बनाती है, उसे कौन सा गुच्छ कहते हैं? उसे कहते हैं केशिका गुच्छ। हाँ, केशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के भीतर नेफ्रॉन द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं, कौन कौन? हाँ, वृक्क के भीतर नेफ्रॉन द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है दो, कौन कौन? यह है, रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। दूसरा, रुधिर में आवश्यक पोषक तत्वों को बनाए रखता है। ये दोनों कार्य है नेफ्रॉन का। ठीक है। रुधिर से उत्सर्जित पदार्थ को दो चरणों में हटाया जाता है, कौन कौन? एक है निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, और दूसरा है पुरावशोषण। हाँ, पुरावशोषण, रीअब्जॉर्प्शन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्पंदन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? आउटलेट्स में सर। फिल्ट्रेशन की क्रिया संपन्न होती है कोशिका गुच्छ में। हाँ, कोशिका गुच्छ में संपन्न होती है। ठीक है। कोशिका गुच्छ एक छन्नी की तरह है। प्रत्येक मिनट में रक्त का लगभग कितना लीटर इसमें 500 मिलीलीटर प्लाज्मा होता है। हाँ, 1 लीटर में 500 मिलीलीटर प्लाज्मा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अविवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, इसलिए कोशिका गुच्छ में रक्तदाब बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप छानने की क्रिया इसी उच्च दाब पर संपन्न होती है। उच्च दाब में छानने की इस क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं उसको। ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा रुधिर की प्लाज्मा से ग्लोमेरुलस द्वारा विभिन्न घटक छान लिए जाते हैं। रुधिर प्लाज्मा से जल, ग्लूकोज, खनिज लवण आदि छान लिए जाते हैं। केवल रुधिर कोशिकाएं एवं प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाती और रुधिर में ही रह जाती है। छने हुए द्रव को क्या कहते हैं? छने हुए द्रव को कहते हैं निस्यंद, फिल्ट्रेट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निस्यंद यानी कि फिल्ट्रेट बोमेन संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, जहां से यह नेफ्रॉन की नलिका में चला जाता है। इस निस्यंदन के कारण रुधिर के बहुत अधिक लाभदायक घटक छान लिए जाते हैं, परंतु इसका निदान अगले चरण में हो जाता है। इस प्रकार के चयनात्मक निस्यंदन को, जिसमें कुछ पदार्थ छाने जाते हैं और कुछ नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डायलिसिस। हाँ, डायलिसिस कहते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, बोमेन संपुट में छनने के बाद रुधिर नेफ्रॉन के बाहर मौजूद कोशिकाओं के जाल से होकर प्रवाहित होता है। नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते समय निस्यंद में उपस्थित अनेक लाभदायक तत्वों को नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रुधिर कोशिकाओं द्वारा पुनः सोखकर रुधिर परिसंचरण में लौटा दिया जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? सही है, रीऑब्जर्वेशन कहते हैं, पुनरावशोषण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही के खोजों से पता चला है कि 100 मिलीलीटर निस्यंद से लगभग कितना मिलीलीटर द्रव का पुनरावशोषण हो जाता है? हाल ही के खोजों से पता चला है कि 100 मिलीलीटर निस्यंद से लगभग कितने मिलीलीटर द्रव का पुनरावशोषण हो जाता है? तो 99 मिलीलीटर। 100 में से 99। ठीक है। पुनरावशोषण के पश्चात कभी कभी नलिका की कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जित पदार्थ स्रावित होते हैं, जो निस्यंद में मिल जाते हैं। इसे कहते हैं ट्यूबुलर स्रवण। हाँ, ट्यूबुलर स्रवण, ट्यूबुलर सेक्रेशन कहते हैं। और इस निस्यंद को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मूत्र। हाँ, लास्ट में। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूरिन, मूत्र कहते हैं उसको। ठीक है। और मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग किसके कारण होता है? सही है, हाँ, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, मूत्र के गंध का कारण उसमें क्या चीज रहता है? हाँ ठीक है, कार्बनिक पदार्थ अमोनिया। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटा में लगभग कितना लीटर मूत्र बनता है? सही है, हाँ 1.5 लीटर मूत्र बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, सामान्यतया ताजा मूत्र की प्रकृति क्या होता है? सही है, अम्लीय होता है, जिसका पीएच मान किसके मत होता है? हाँ हाँ ठीक है, 4.5 से 8.6 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मूत्र का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, तो सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल कितना परसेंट होता है? हाँ 96% होता है। यूरिया 2% होता है। ठीक है, प्रोटीन, वसा, शर्करा, दूसरे कोलाइड्स 1.3, यूरिक अम्ल होता है 0.5, 0.5 होता है यूरिक अम्ल। ठीक है, और जो सब पदार्थ होते हैं बहुत कम मात्रा में होता है। मूत्र स्राव की मात्रा के बढ़ जाने को क्या कहते हैं? मूत्र स्राव की मात्रा के बढ़ जाने को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, समझिए रोगी ही, मतलब ज्यादा बार बार मूत्र आता है, उसे कहते हैं ड्यूरेसिस। ड्यू, हाँ ड्यूरेसिस, हाँ DIURESIS, ड्यूरेसिस। ठीक है, और अर्थ जो इसको क्रियान्वित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ ड्यूरेसिस को जो पदार्थ क्रियान्वित करते हैं उसे कहते हैं ड्यूरेटिक। हाँ ड्यूरेटिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कुछ ड्यूरेटिक पदार्थ का नाम बताइए। ग्लूकोज ही सब है ना सर? ग्लूकोज, हाँ सही है, सुक्रोज, ग्लूकोज, कैफीन, मैनिटॉल, ये सब ड्यूरेटिक पदार्थ हैं। हाँ ड्यूरेटिक पदार्थ, और ड्यूरेटिक पदार्थ जो है वह मूत्र वो बार मतलब बढ़ा देता है ना, करने को बढ़ा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने की अवस्था में विशेष एंजाइम के स्रवण से वृक्क कौन सा हार्मोन द्वारा लाल रुधिराणुओं को तेजी से बनने में सहायता करता है? एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन द्वारा लाल रुधिराणुओं के तेजी से बनने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वैसे तो फेफड़ा श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है, लेकिन श्वसन के साथ साथ फेफड़ा और कौन सा कार्य करता है? उत्सर्जन का भी कार्य करता है। ठीक है, फेफड़ा द्वारा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थों का उत्सर्जन किया जाता है, कौन कौन? CO2 और हाँ CO2 और जलवाष्प। हाँ CO2 और जलवाष्प। ठीक है, O2 तो लेवल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, त्वचा में उपस्थित कौन सी ग्रंथियां क्रमशः सीबम और पसीने का स्राव करती है? हाँ तैलीय ग्रंथि से सीबम है ना, और श्वेत ग्रंथि से पसीने का स्राव होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है? हाँ, यकृत, लीवर। ठीक है, यकृत यानी लीवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, कौन सा अंग अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालकर उस अम्ल। हाँ, कौन सा अंग उत्सर्जी अंग? आंत, इंटेस्टाइन। हाँ, इंटेस्टाइन जो है अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालकर उत्सर्जन में मदद करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों के सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है, क्या कहलाता है? हाँ, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र किनसे मिलकर बना होता है? हाँ, संवेदी अंगों, तंत्रिकाओं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ठीक है। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है, कौन कौन? केंद्रीय, हाँ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वायत्त या स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है, क्या कहलाता है? सही है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग जो आदेश नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है? तंत्रिका तंत्र एक भाग है। हाँ, मस्तिष्क। ठीक है। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना ग्राम होता है? सही है, हाँ, 1450। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, मानव का मस्तिष्क किसके अंदर अच्छी तरह सुरक्षित रहता है? सही है, क्रेनियम के अंदर। ठीक है। और क्रेनियम ही है जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है। ठीक है। वृक्क का क्या क्या कार्य है? ठीक है। रक्त का क्षरण भी करता है। हाँ, सही है, रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है। ठीक है। रक्त के प्रासरणी दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। यह बाहरी पदार्थों जैसे दवाइयाँ, विष इत्यादि जिनका शरीर में कोई प्रयोजन नहीं होता है, उसका निष्कासन वृक्क के द्वारा ही होता है। ठीक है। शरीर में प्रासरण नियंत्रण द्वारा वृक्क जल की निश्चित मात्रा को बनाए रखता है। और बहुत सारा कार्य है ना वृक्क का। ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिए, पेज नंबर 246-47। ये लंबा चलने वाला है।